हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। आज एक लड़के का कमेंट आया था कि सर आप यूपी बोर्ड के क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट का एक वीडियो बनाइए। क्लास 12 का ये केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट। इसको अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आखिर में ये क्या क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। पहले ठोस अवस्था क्या होता है वो समझते हैं। ठोस अवस्था मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में हो, मतलब एक सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है, किस स्टेट में हो? एक सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो ठोस अवस्था। वैसे तो साइंस के हिसाब से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव्य द्रव और सॉरी द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है, ऐसे 3 अवस्थाएं होती हैं साइंस के हिसाब से। फिर सबसे और हमको पढ़ना क्या कौन सा है? ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था देखते हैं। ठोस अवस्था का डिफिनीशन: पदार्थ का वह अवस्था जिसमें एक कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल आंतरिक आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटता संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। मतलब पदार्थ का वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल आंतरिक आकर्षण बलों द्वारा निकट संतुलित होते हैं, जैसे उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। सपोज देखिए, मतलब कि जैसे कि कोई भी एक परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी परमाणु अणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे हम क्या बना दिए? छोटे छोटे कण बना दिए। ये आपस में प्रतिकर्षण बल द्वारा खींचे हुए होंगे, यानी प्रतिकर्षण बल द्वारा आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, यानी आपस में अट्रैक्शन फोर्स इनमें काम करेगा, जिसके कारण इनकी जो सॉलिडिटी यानी जो इनकी सॉलिड स्टेट है वो आपस में बहुत ही कठोर होगी। तो इसलिए इनकी मतलब इसमें लिखा हुआ है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल आंतरिक आकर्षण बल द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। यानी निकट मतलब आपस में एकदम नज़दीक नज़दीक क्या हो? नज़दीक नज़दीक क्या हो? आपस में नज़दीक नज़दीक क्या हो? जुड़े हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि ठोसों के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, ठोसों के कुछ गुण होते हैं। देखते हैं ठोसों के गुण कौन कौन से होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं, इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होते हैं, ये समपिंडीय होते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बने सकते हैं, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाते हैं। देखिए इसमें कुछ 2-3 पॉइंट नोट करने लायक है कि ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। इनकी आकृति और आयतन क्या होती है? निश्चित होती है। सपोज दैट मान लीजिए कि हमको 4 ग्राम का, अगर 4 ग्राम का कोई हमको एक ठोस पदार्थ हमको मिल जाए, सपोज दैट मान लीजिए 4 ग्राम का हमको कोई एक लकड़ी मिल जाए, लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, तो इसकी आयतन, इसकी आकृति सब क्या है? इसकी आकृति क्या है? सब निश्चित है। उसी तरह और जो जो जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये कोई हम पानी को लेते हैं, पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं, पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, बट जब उसको हम पानी को जब हम फ्रिज में डालते हैं तो वो कैसा बन जाता है? ठोस बन जाता है। कैसा बन जाता है? वो ठोस बन जाता है। तो जब वो ठोस बनता है तो उसकी आकृति, उसकी अवस्थाएं कैसी हो जाती हैं? उसकी निश्चित हो जाती हैं। बट जब उसको हम मतलब गर्म करें, अगर हम बर्फ़ के गोले को हम गर्म करें तो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ये क्या है? ठोसों के कुछ गुण हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, गलनांक। गलनांक मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मतलब आपको बताते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाए? पूरी तरीके से गल जाए। सपोज डेट मान लीजिए कि हमारे पास कोई मोम है। ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मोम का टुकड़ा है। ठीक है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी 12 लिख लिया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, मान लीजिए कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यानी ये 24 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना नहीं गलेगा, 20 पे भी नहीं गलेगा, बट जैसे ही ये 25 या 25 से ऊपर होगा तो इसकी गलनांक यानी इसकी गलना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। मतलब कि यानी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यह है कि जिस ताप तथा वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ पिघलकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को
ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं पदार्थों के ठोस अवस्था में घनत्व उनकी द्रव तथा गैस अवस्था में अधिक होते हैं। पदार्थ के ठोस अवस्था में उनके अवयवी कण मध्य दूरी कम होती है, जिसके कारण अंतराण्विक बल प्रबल हो जाता है। ऐसा समझ में? तो ये हमारा क्या है? गलनांक। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोस के प्रकार। आखिर में ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस होता है पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इंग्लिश में इसका हो जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नोटिस में लिखा हुआ है कि ठोस को उनके अवयवी कणों की अवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि ठोस के उनके अवयवी कण के व्यवस्था में उपस्थित क्रमों के आधार पर, मतलब अवयवी कण की जो व्यवस्था होती है, मतलब जो उनकी सिस्टम है, उनके और तथा उनके क्रम के आधार पर हम उनको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में हम क्या करते हैं? उसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? देखिए, वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिवियम एक निश्चित ज्यामिति से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात उनके अवयवी कणों का दीर्घ परास व्यासक लार्ज रेंज ऑर्डर पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती हैं। और क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। मतलब कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिवियम में एक निश्चित ज्यामिति के व्यवस्थित होते हैं। मतलब वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, मतलब जिनके अवयवी कण एक त्रिवियम मतलब एक त्रिकोणीय रचना है, यानी निश्चित ज्यामिति में क्या हो? व्यवस्थित हो। त्रिवियम यानी एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो। ठीक है, तथा उनके अवयवी कण क्या हो? दीर्घ परास में व्यवस्थित हो, दीर्घ परास व्यवस्था में पाई जाती हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, क्योंकि कम से कम 90% जो ठोस होते हैं, 90% जो सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं, यानी क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। मतलब आया समझ में? मतलब 90% जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ओके, उसके बाद से हमारा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड तो आप सब कोई जानते होंगे, देखे होंगे। NaSO4 तथा शक्कर देखे होंगे, चीनी। ओके, उसके बाद से देख लेते हैं हम विषम दैशिकता क्या होता है? एक बार ये पॉइंट नोट करने लायक है। जिन पदार्थों का भौतिक गुण जैसे उपमीय चालकता, वैद्युत चालकता तथा कठोरता तथा अपवर्तनक एक्सेट्रा के मान भाप का विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी विषमदैशिक कहलाते हैं, तथा इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। जिन पदार्थों का भौतिक गुण जैसे उपमीय चालकता, वैद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनक, ये सब क्या हो? उनके मान भाप यानी विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हर एक स्टेट में अलग अलग होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? विषमदैशिक कहलाते हैं। ठीक है, तथा इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा है दूसरा स्टेट कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो देखिए, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हमके, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण तथा एक निश्चित ज्यामिति अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों का लघु परास व्यवस्था शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाई जाती है, मतलब पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, तथा लघु परास्त यानी उनके जो मतलब उनका जो रेंज होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप समझते हैं कि अनिश्चित ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है। जैसे कि ये छोटा कहीं भी हम बना दें तो ये क्या एक निश्चित है? नहीं, ये निश्चित नहीं है। ये कहीं भी बना दें तो ये क्या निश्चित नहीं है। बट अगर हम कहीं एक रेंज में बनाए, एक क्रम में बनाए, तो ये क्या है? एक क्रम में बनाए तो वो क्या है? एक निश्चित है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन आदि। ठीक है, इनके कणों का व्यवस्था द्रव्य के कणों के समान होती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब समझते हैं अतिशीलित द्रव क्या होता है। अतिशीलित मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिशीलित द्रव यानी वो लिक्विड यानी वो कण जो क्या हो? अतिशीलित मतलब बहुत ज़्यादा शीलित हो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो। जिन पदार्थों का कण का व्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है उनको अतिशीलित द्रव कहते हैं। यानी जिन पदार्थों के कणों की व्यवस्था है, यानी कोई पदार्थ, यानी सिर्फ सॉलिड वाले नहीं, वो पदार्थ के कण जो जिनके द्रव की कणों की समान होती है, मतलब वो उनके भी कण होंगे वो द्रव के समान होंगे।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अतिशीलित द्रव कहते हैं। कांचों में द्रव और सदस्य प्रवाह की प्रकृति तथा यद्यपि बहुत मंद होती है, इसकी कारण इसकी अतिशीलता द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पुराने मकान की खिड़कियां पर लगे कांच नीचे मोटे तथा धुंधिया हो जाते हैं। इनका कारण यह है कि ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कांच बहुत ही मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है, इससे कांच के शीशे नीचे की ओर मोटे हो जाते हैं। जैसे देखिए पुराने मकान की जो खिड़कियां, अभी हम बताते हैं आपको, यानी अभी हम एक पॉइंट नोट किए हैं कि और भी कण, मतलब जो भी एक्सेट्रा, मतलब एक बोल सकते हैं अदर कण, ठीक है, अदर कण मतलब कोई भी कण एक किसके कण के समान हो, तो अतिशीलित यानी द्रव के कणों के समान हो। तो कांच के जो कण हैं वो किसके समान है, द्रव के कणों के समान है। इसलिए इनके कारण, इसलिए उन पे क्या लग जाते हैं, दुधिया मतलब क्या होते हैं, देखते हैं कांच हल्का हल्का कभी कभी पीला रंग का होने लगता है, समझ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद से इसमें नोट है, देख लीजिएगा ये क्या कह रहा है। उसके बाद से समदैशिकता क्या होता है, समदैशिकता समझते हैं। जिन पदार्थों का भौतिक गुण जैसे उपमीय चालकता, कठोरता तथा वैद्युत चालकता व अपवर्तक का मान भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं तथा इस गुण को हम समदैशिकता कहते हैं। जैसे कि कांच का प्रवाह और अपवर्तनांक के मान वही रहते हैं, भले किसी भी दिशा में मापन किया जाए, अतः कांच का समदैशिकता कहा जाता है। समदैशिकता के कारण क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों के कोई निश्चित व्यवस्था है, ठीक है, नहीं होती हैं, बल्कि यह अव्यवस्थित होते हैं। इसलिए अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रकाश की किरणें प्रत्येक दिशा में दोनों ही प्रकार की कोणों से प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इनके भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। जब वो दोनों कण आपस में प्रवाहित होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं, जब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो इनकी भौतिक गुण क्या हो जाती हैं, समान, यानी उनके भौतिक गुण क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख गुण, कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ प्रमुख गुण हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं। इनके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है, यानी इनके जो आंतरिक कण हैं उनकी व्यवस्था में कोई नियम नहीं होती है, कोई कैसे भी ये शॉर्ट में, लॉन्ग में, कैसे भी, यानी नज़दीक भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, कैसे भी ये व्यवस्था में हो सकते हैं, तो ये क्या कोई नियमित है, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में वायु रूप में से कोई नियमितता नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं, इसके गलनांक भी निश्चित होते हैं, कितने पे भी मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ भी हो सकता है, कितने पे भी गल सकते हैं, है समझ में। इनके तोड़ने पर अनियमित रूप से टूटते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई क्रिस्टलीय ठोस ले लें, उसको तोड़े तो ये बीच से टूटेगा, मतलब सपोज दैट ये बीच से, यानी इसका आधा भाग और इसका आधा भाग क्या हो, कुछ सिमिलर, यानी आराम से टूटे। बट उसी हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करें, हम तोड़ें तो ये कैसे भी टूट सकता है समझ में। तो ये है हमारा पॉइंट। उसके बाद से जब अक्रिस्टलीय ठोसों के गर्म करने पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं, है समझ में। मतलब एक और इसका गुण है कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वो क्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण प्राचीन काल की वस्तुएं दुधिया दिखाई देती हैं, है समझ में। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद से अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग समझ लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग क्या है। प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरण बनाने में किया जाता है। रबड़ की अक्रिस्टलीय ठोस जिसके उपयोग टायर, ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसे कार्बनिक कांच होते हैं जिनका उपयोग घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में उपकरण जैसे कि हम बताते हैं, जैसे ये पिपेट, इसको पिपेट बोलते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क, है समझ में। और भी सारे हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसको परख नली भी बोलते हैं। तो इन सब बनाने में क्या हो जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, ओके। अक्रिस्टलीय ठोस सूर्य के प्रकाश के वैद्युत में रूपांतरण के लिए अप्रबल सिस्टम तथा प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है, समझ में। उसके बाद जैसे है हमारा इनके कुछ गुण। देखिए गुण कैसा है इनका कि जो ज्यामितीय, मतलब ज्यामितीय होती है, उनकी निश्चित ज्यामिति तथा असमपिंडीय होते हैं, पर अक्रिस्टलीय के अनिश्चित ज्यामिति तथा समपिंडीय होते हैं। आंतरिक अवस्था निश्चित तथा नियमित होते हैं, पर अनिश्चित तथा अनियमित अनिश्चित में। गलनांक इसके निश्चित होते हैं और इसके अनिश्चित होते हैं। गलनांक उपमा इसके निश्चित होते हैं, इसके अनिश्चित होते हैं। प्रकृति इसकी वास्तविक ठोस होती है पर इसके अतिशीलित द्रव्य होती है, यानी ये अतिशीलित द्रव्य मतलब कि क्या बोलते हैं, इनका मतलब कि इनके कुछ कण जो होते हैं वो द्रव की तरह, यानी द्रव की तरह
बिहेव करते हैं, मतलब द्रव्य की तरह उनका व्यवहार होता है। फिर उसके बाद से दैसिकता, इसकी विषमदैसिकता होती है, इसकी समदैसिकता होती है। विषमदैसिकता और समदैसिकता ऊपर पढ़ ही लिए हम। फिर उसके बाद से अवयव कणों की व्यवस्था, ठीक है, और इनकी दीर्घ परास व्यवस्था होती है और इनकी लघु परास व्यवस्था होती है। इससे एग्जाम्पल जैसे सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, तथा धातु हैं। और इनकी कांच जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, रेजिन तथा सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं हम क्रिस्टलीय ठोसों की वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण कितने भाग से हुए हैं, ठीक है, अब देखते हैं। अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर इनको कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा है। जैसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस तथा धात्विक ठोस। आया समझ में। फिर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का जालक ठोस क्या होता है, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंध तथा जुड़े होते हैं तथा इस प्रकार एक निश्चित जाल बने होते हैं। इन जालों का इकाइयाँ तथा तत्वों के परमाणु होते हैं। आया समझ में। और ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ इतने ही देर तक रह देते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने सिर्फ पढ़ा कि आंतरिक यहाँ तक कि ऊपर जितना भी है सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया। ये सारा चीज़ अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग या अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख गुण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ा। उसके बाद से इसके कुछ क्रिस्टलीय इसके गुण, ज्यामितीय गुण, आंतरिक अवस्था भी उसके क्रिस्टलीय सब पढ़ा हमने। फिर क्रिस्टलीय ठोसों की वर्गीकरण भी हम लोग ने देख लिया कि कितने प्रकार से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सहसंयोजक नेटवर्क ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है और धात्विक ठोस क्या होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो वीडियो को देखिए, वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।